हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका करंट की इस महत्वपूर्ण क्लास में। आज है 23 जून 2026। चलिए अब आज की जो क्लास है शुरू करते हैं। देवास जल परियोजना की प्रगति, विश्व ऊंट दिवस का आयोजन, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का विस्तार, वैश्विक मंच पर राजस्थानी विरासत। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। उदयपुर की देवास तृतीय, देवास चतुर्थ पेयजल परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल विचार करते हैं। उससे पहले अपन समझते हैं कि देवास तृतीय और देवास चतुर्थ जो परियोजना है ये क्या है। ठीक है, सबसे पहले एक साइड लिखते हैं अपन देवास तृतीय, देवास तृतीय, और एक साइड आप लिख लो देवास चतुर्थ, देवास चतुर्थ। ठीक है, देवास चतुर्थ। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि ये दोनों जो है ये अलग अलग डैम है। ठीक है, दोनों एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, ये अगर स्थान की बात करूं मैं तो ये देवास तृतीय जो है ये लिखो नाथिया, नाथिया। एक मिनट में थोड़ा प्रॉपर लिखने की ट्राई करूं। नाथिया थल, नाथिया थल जो गांव है कहाँ पे है ये गोगुंदा में है। गोगुंदा कहाँ है पता है आपको? गोगुंदा है उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर। ठीक है दोनों ही उदयपुर में है। ठीक है, दोनों ही उदयपुर में है, लेकिन इनके बीच जो है दूरी है ये अलग अलग डैम है। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये है अंबावा गांव में। कहाँ पे है ये? अंबावा गांव, अंबावा गांव का नाम बता रहा हूं मैं, अंबावा। ठीक है, दोनों ही जो है गोगुंदा तहसील में है। ठीक है, ये भी जो है गोगुंदा तहसील में है, उदयपुर में है। लेकिन देवास तृतीय जो है ये नथियाथल जो गांव है गोगुंदा का उसमें है, और देवास चतुर्थ जो है ये अंबावा गांव है। ठीक है, उसमें है। ठीक है, अब इसकी भराव क्षमता की अगर बात करें तो भराव क्षमता, भराव क्षमता, भराव क्षमता लिख लो आप। आपको पूछ सकते हैं कि क्या हो सकती है। ठीक है, तो भराव क्षमता की अगर बात करें तो इसकी तो देवास तृतीय जो है इसकी जो हो जाएगी 703, 703 मिलियन क्यूब, मिलियन क्यूब फीट है ना। 703 मिलियन घन फीट लिख लो, मिलियन, मिलियन क्यूब फीट। ठीक है, 703, ठीक है, 703 मिलियन क्यूब फीट। ठीक है, और अपन देखें कि देवास चतुर्थ है, इसकी जो भराव क्षमता की अगर बात करें तो ये हो जाएगी 390, 390 मिलियन क्यूब फीट। ठीक है, मिलियन घन फीट। ठीक है, भराव क्षमता की अगर बात करें तो देवास तृतीय जो है इसकी 703 हो जाएगी, और देवास चतुर्थ जो है इसकी 390 मिलियन क्यूब फीट जो है इसकी क्षमता हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों के जो है सुरंग के माध्यम से जो है पानी की जो है सप्लाई होती है। ठीक है, तो इस देवास तृतीय की जो सुरंग की जो लंबाई है, सुरंग लंबाई, सुरंग लंबाई, सुरंग लंबाई ये है लगभग 10.50 किलोमीटर। ठीक है, और देवास चतुर्थ की जो है ये है 4.15 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इनकी सुरंग जो है देवास तृतीय की जो सुरंग है इसकी लंबाई 10.50 किलोमीटर है, और देवास चतुर्थ जो है इसकी जो लंबाई है, सुरंग की जो लंबाई है ये है 4.15 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो देवास, एक मिनट, देवास चतुर्थ जो है इसका जो पानी है ये सुरंग के द्वारा, इस सुरंग के माध्यम से जो है ये आता है देवास तृतीय में। ठीक है, देवास तृतीय में आता है देवास चतुर्थ का पानी, और देवास तृतीय जो है इसका जो पानी है ये आता है आकोदड़ा में। इसका पानी जो है आकोदड़ा, आकोदड़ा डैम करके एक, आकोदड़ा बांध करके एक बांध है, इसमें आता है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद जो है ये सारा जो पानी है ये कहाँ चला जाता है? उदयपुर की जो झीलें हैं यहाँ पे चला जाता है। कहाँ चला जाता है? उदयपुर की झीलों में। ठीक है, और उदयपुर की जो झीलों में पहुंचने के बाद जो है यहाँ पे जो है पेयजल के रूप में उपयोग में आएगा। ठीक है, तो परियोजना के अगर ये परियोजना जो है ये, हाँ एक बात और कि परियोजना जो है, ये परियोजना जो है ये है कौन सी बेसिन पे? साबरमती बेसिन पे, साबरमती नदी बेसिन पर। ठीक है, नदी बेसिन। ठीक है, साबरमती नदी
बेसिन पर जो है ये नदी है, ठीक है, उसका पानी उपयोग करती है, ठीक है। परियोजना कंप्लीट होने के बाद जो है, परियोजना अगर कंप्लीट हो जाएगी, अगर क्या मतलब हो ही जाएगी, तो इसके माध्यम से जो है उदयपुर की जो झीलें हैं, उदयपुर की झीलों को की झीलों को उदयपुर की झीलों को सालाना लगभग 1000 मिलियन हजार हजार मिलियन क्यूबिक फीट जो है 1000 मिलियन क्यूबिक फीट जो है पानी मिलेगा, ठीक है। 1000 मिलियन क्यूबिक फीट जो है पानी पानी मिलेगा, ठीक है। और उदयपुर शहर को जो है प्रतिदिन उदयपुर शहर को जो है प्रतिदिन लगभग 3.43 करोड़ 3.43 करोड़ जो है शुद्ध पेयजल जो है पीने के लिए मिलेगा, शुद्ध पेयजल, ठीक है, इस परियोजना के माध्यम से, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। कितनी बातें अपनी पड़ी कि इस परियोजना के पूरा होने से लगभग 1000 मिलियन क्यूबिक फीट जो है अतिरिक्त पानी जो है उदयपुर की झीलों को मिलेगा, ठीक है। और उदयपुर शहर में जो है प्रतिदिन, यहाँ पे प्रतिदिन भी लिखो कि प्रतिदिन जो है 3.43 करोड़ शुद्ध पेयजल जो है उदयपुर वासियों को जो है इस परियोजना के माध्यम से प्राप्त होगा, ठीक है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। उदयपुर देवास तृतीय और उदयपुर देवास चतुर्थ पेयजल परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह परियोजना मुख्य रूप से उदयपुर शहर और आसपास क्षेत्रों के लिए पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु बनाई जा रही है। बिल्कुल ठीक है, अपन ने पढ़ा उदयपुर शहर में जो है हजार 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 मिलियन क्यूबिक फीट जो है पानी अतिरिक्त मिलेगा, पढ़ा ना। तो देखो, उदयपुर शहर और आसपास क्षेत्रों के लिए पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करेगा, बिल्कुल ठीक है। मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में इन परियोजनाओं के अंतर्गत बांध निर्माण, टनल निर्माण और अन्य कार्यों की प्रगति का हवाई निरीक्षण किया गया है, ठीक है। इसलिए ये चर्चा में हुई कि मुख्यमंत्री साहब ने जो है हवाई निरीक्षण किया है इन परियोजनाओं का, ठीक है। तो स्टेटमेंट दोनों ही जो है करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसका भी ले लो और इसका भी ले लो, ठीक है। आ जाओ आगे। ये मुख्यमंत्री साहब जो है यहाँ पे ये दौरा कर रहे हैं, ठीक है, निरीक्षण कर रहे हैं, ठीक है, निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, ठीक है। हाँ, हेलीकॉप्टर में बैठ कर करेंगे ना, और कैसे करेंगे, ठीक है। अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व ऊंट दिवस के संदर्भ में इसे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व ऊंट दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो सीधी सी बात है कि ये जो है अब मनाया जाता है 22 जून, ठीक है। 22 जून को जो है विश्व ऊंट दिवस जो है मनाया जाता है। अब देखो कि संयुक्त राष्ट्र ने जो है संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र ने जो है कौन से ईयर को, संयुक्त राष्ट्र ने जो है 2024 को 2024 को, अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो एक बार आप कमेंट करके भी मुझे बता देना, ठीक है। मैं कंफर्म हूँ फिलहाल, पर आपको अगर कहीं पे भी लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है, तो वहाँ पे आप कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। 2024 को जो है अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड्स वर्ष भी घोषित किया है। क्या किया है इसको? अंतर्राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड्स 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 वर्ष क्या घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड्स वर्ष 2024 को जो है घोषित किया है। किसने किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने जो है किया है, ठीक है। आपको पता है कि ये जो ऊंट को जो है राज्य पशु का दर्जा कब मिला? बताओ। राज्य पशु है ना अपना ऊंट, तो राज्य पशु का जो दर्जा कब मिला है? राज्य पशु का जो है दर्जा कब मिला है, ठीक है। तो ये मिला है 30 जून, ये भी आने वाला है 30 जून 2014 को। पेन थोड़ा सा काम कम नहीं कर रहा है, देखो तो राज्य पशु का जो दर्जा है ये मिला है 30 जून 2014 को, ठीक है। अपने राजस्थान में एक अधिनियम लाया गया था। क्या लाया गया था? एक अधिनियम लाया गया था। क्या नाम था उसका? ऊंट वध प्रतिषेध अधिनियम। ऊंट वध प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है। तो ये कब लाया गया था? तो ये लाया गया था दिसंबर 2014 में, ठीक है। दिसंबर 2014 में लाया गया था, और ये पारित होकर 2014 में पारित हुआ था, और 2015 में जो है ये प्रभावी हुआ था, ठीक है। मतलब शुरू हुआ था 2015 में, ठीक है।
और तो क्या है इस हाँ, और ऊँट के बारे में अपन और चर्चा करेंगे। तो ऊँट के बारे में एक चीज़ और आप लिखो कि जो अपना राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय 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 ऊँट अनुसंधान अनुसंधान केंद्र, ऊँट अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ है? तो ये है बीकानेर के बीकानेर के बीकानेर जोहड़बीड़ में, ठीक है, जोहड़बीड़, बीकानेर जोहड़बीड़ में, ठीक है। तो बीकानेर जोहड़बीड़ में जो है राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र जो बना हुआ है, ठीक है। और आपको पता है ऊँट जो है राजस्थान में जो है, ऊँट लाने का जो श्रेय है ये किसको मिलता है? तो ऊँट लाने का श्रेय की अगर बात करें तो ऊँट लाने का श्रेय, कला संस्कृति का प्रश्न है ये, ऊँट लाने का श्रेय जाता है पाबू जी को, ठीक है, पाबू जी को, ठीक है। कितनी बार परीक्षा में आया हुआ है कि ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है, और ऊँटों के बीमार होने पर किसकी फड़ का जो है वाचन किया जाता है, ये भी लिख लो, है ना। ऊँट बीमार होने पर बीमार होने पर बाबूजी की फड़ का वाचन, बाबूजी की फड़ का जो है वाचन किया जाता है, फड़ का वाचन, ठीक है। तो बाबूजी की जो है फड़ का जो है वाचन किया जाता है, ठीक है, ऊँट के जो बीमार होने पर। और ऊँट की जो त्वचा पर जो है, ऊँट की त्वचा पर ऊँट की त्वचा पर ऊँट की त्वचा पर जो ऊँट की त्वचा जो होती है उस पे जो सोने की नक्काशी करते हैं, ऊँट की त्वचा पर सोने की नक्काशी, सोने की नक्काशी, सोने की नक्काशी, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं उस्ता कला, ठीक है, उस्ता कला, इसको कहते हैं उस्ता कला, ठीक है। और आप लोग मेरे को बताना एक बार कि जो ऊँटों का जो है, ऊँटों की जो बलि है ये राजस्थान में किस रियासत में दी जाती थी, ठीक है, पहले ठीक है, हाँ, ये बताना मेरे को, ठीक है। और इसका जो ऊँट का जो है वैज्ञानिक नाम जो होता है ये क्या होता है पता है आपको? वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है कैमेलस। क्या होता है? कैमेलस, कैमेलस, ठीक है, कैमेलस जो है इसका नाम होता है, ठीक है, वैज्ञानिक नाम। और ऊँट के टाइप पता है आपको कितने होते हैं? ऊँट के टाइप, हाँ, ऊँट के भी टाइप होते हैं ना। ऊँट का टाइप होता है, पहला टाइप होता है एक कुबड़ वाला, एक कुबड़ वाला, एक कुबड़ वाला, हाँ, ये परीक्षा में आते हैं प्रश्न कि एक कुबड़ वाला ऊँट कहाँ पर पाया जाता है। तो ये नॉर्मली जो है अपने राजस्थान और भारत में, ठीक है, एक कुबड़ वाला। दूसरा ये दो कुबड़ वाले होते हैं, ठीक है, दो कुबड़ वाले। ये आपको अभी लग रहा है मजाक में, बाकी जब परीक्षा में आएंगे तो आप सोचोगे कि हाँ थोड़ा पढ़ लेता तो ठीक रहता। दो कुबड़ वाले, ठीक है, दो कुबड़ वाले। तो ये दो कुबड़ वाले जो होते हैं ये मध्य एशिया में होते हैं, मध्य एशिया में, ठीक है। और तीसरे हो जाएंगे जंगली ऊँट। कौन से होंगे? जंगली ऊँट, ठीक है, जंगली ऊँट, ठीक है। तो जंगली ऊँट जो होते हैं ये कहाँ पे होते हैं? तो ये होते हैं नॉर्मली चीन और मंगोलिया साइड, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी आप देख लेना, बाकी तो मैं लिखा रहा हूँ, जो देख लो, पढ़ लो, सुन लो, ठीक है। तो आंसर क्या था अपन ने? हाँ, तो ये 22 जून को जो है विश्व ऊँट दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है। और बाकी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट ले लो, ठीक है, इसका भी ले लो, इसका भी ले लो, और इसका भी ले लो, ठीक है। अपन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। या देखो, विश्व ऊँट दिवस की आपको शुभकामनाएं। ऊँट खुद कह रहा है कि भाई साहब विश्व ऊँट दिवस की आपको शुभकामनाएं, ठीक है। तो शुभकामनाएं ले लो, एक्सेप्ट कर लो। अब बात करते हैं अपन वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर परियोजना के संदर्भ में। इस कॉरिडोर का कितना रूट किलोमीटर लंबा हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरने वाला है, ठीक है। क्या है ये? है WDFC, WDFC यानी कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर परियोजना, ठीक है। इसका जो 567 रूट किलोमीटर जो है
ये हिस्सा जो है राजस्थान से होकर गुजरने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर सीधा सा हो जाएगा यहाँ से। अपन अगर आपको किसी को भी अगर आगे बढ़ना डायरेक्ट आप चाहते हो कि अगर क्वेश्चन और आंसर यही मिले तो डायरेक्ट आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे वो रुकेगा जिसको एक्स्ट्रा फैक्ट जानने हैं इस परियोजना के बारे में, सीधा सीधा यही प्रश्न नहीं पूछेगा। अगर आप चाहो कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट डोर परियोजना से राजस्थान से कितना हिस्सा जो है यहाँ से होकर गुजरता है और ये सीधा सीधा 567 रूट किलोमीटर जो है ये आपको क्वेश्चन मिल जाए, नहीं। परियोजना है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर परियोजना, इसके माध्यम इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वही तो मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको। अगर वो फैक्ट जो है मैं आपको बता रहा हूँ वहां से किसी कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो वो ध्यान से रुकना, ध्यान से सुनना, ठीक है। और बाकी आपको लगता है कि हाँ ये फैक्ट हमारे कोई काम के नहीं है तो वो आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझो कि WDFC यानी कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर परियोजना ये है क्या। तो ये परियोजना है उत्तर प्रदेश से लगाकर उत्तर प्रदेश के दादरी, उत्तर प्रदेश के दादरी से शुरू होती है, ठीक है। दादरी से शुरू होती है और मुंबई के जो है मुंबई, MUMBAI मुंबई, मुंबई, ठीक है। तो मुंबई के जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। पोर्ट यानी बंदरगाह। तो जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है यहाँ तक जो है मालगाड़ियों के संचालन के लिए जो है एक ट्रैक ट्रैक बना रहा है यहाँ पे, जहाँ पे जो क्या होगा कि मतलब सिर्फ मालगाड़ियाँ ही जो निकलेगी, ठीक है। ये मतलब यहाँ यात्री ट्रेन वगैरह जो होती है वो सब यहाँ से नहीं निकलेगी और यहाँ पे केवल जो है मालगाड़ियाँ निकलेगी। इसके माध्यम से क्या होगा कि जो है माल की ढुलाई जो होगी वो कम समय में फास्ट हो जाएगी, मतलब कम समय में होगी और जल्दी से हो जाएगी, ठीक है। और इसकी जो कुल लंबाई है मतलब कि दादरी से लगाकर मुंबई, ठीक है। दादरी दादरी से मुंबई, मुंबई, ठीक है। एक बार मैं मुंबई लिख रहा हूँ, जवाहरलाल पोर्ट आप समझ जाना। इसकी जो कुल लंबाई होगी ये कुल लंबाई होगी 1504 किलोमीटर। कितनी होगी? 1504 किलोमीटर। एक मिनट। हाँ, तो इसकी जो कुल लंबाई होगी ये होगी 1504 किलोमीटर, ठीक है। कितनी? 1504 किलोमीटर, ठीक है। आगे नेक्स्ट पेज पे देखो। और ये जो होगा 1504 किलोमीटर जो होगा ये देश के जो है 5 राज्यों में से होकर निकलेगा, ठीक है। मतलब जो WDFC जो है ये 5 राज्यों से होकर निकलने वाला है, ठीक है। 5 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे तो ये देखो, पहला राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राइटिंग भाई थोड़ी सी देख लेना, आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। उत्तर प्रदेश। दूसरा हो जाएगा हरियाणा, ठीक है, HR लिख रहा हूं मैं। तीसरा हो जाएगा अपने राजस्थान, ठीक है। तीसरा हो जाएगा अपना राजस्थान। चौथा हो जाएगा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। हाँ, गुजरात हो जाएगा, ठीक है। और पांचवा हो जाएगा कौन सा? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र, ठीक है। तो इन 5 राज्यों से होकर जो है ये WDFC जो योजना परियोजना है ये निकलेगी, ठीक है। और 5 राज्यों में भी अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो बड़ा हिस्सा है इस मतलब कॉरिडोर का ये है राजस्थान का। कितना है? 567 किलोमीटर। 567 किलोमीटर जो है ये लंबाई जो है राजस्थान से है होके निकलेगी और ये राजस्थान का सबसे बड़ा है। मतलब कि मतलब राजस्थान जो है अ, इस कॉरिडोर का जो सबसे लंबा हिस्सा है ये पूरा राजस्थान में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कॉरिडोर का कॉरिडोर का सबसे सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा, बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान में, ठीक है। तो कॉरिडोर का सबसे बड़ा जो हिस्सा है ये राजस्थान से होकर निकलेगा और इसकी लंबाई जो है 567 किलोमीटर है, ठीक है। इसके जरिए क्या होगा कि राजस्थान में जो भी मतलब हस्तशिल्प है, मार्बल, सीमेंट और कृषि उत्पाद जितने भी हैं ये गुजरात और मुंबई के बंदरगाहों तक जो है कम समय में आसानी से पहुंच जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये ट्रैक पूरा वो मालगाड़ी के लिए होगा तो मतलब कि पहुंचने में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो मैंने क्वेश्चन करवा ही दिया। 567 रूट किलोमीटर जो है इसकी लंबाई होने वाली है, ठीक है। और राजस्थान से होकर जो निकलेगी इसकी लंबाई होगी और कुल लंबाई जो है 1504 किलोमीटर होगी, ठीक है। अपन बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट लेना है? हाँ ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ले लिया, आगे बढ़ते हैं। इसका भी लेना है तो ले लो, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे बता रखा है कि दादरी से शुरू होगा, ठीक है। और यहाँ से ये होते हुए राजस्थान से होते हुए अपने पूरा ठेठ पहुंच जाएगा अपने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। हाल ही में आयोजित
52वें G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैश्विक नेताओं को उपहार स्वरूप राजस्थान की किस प्रसिद्ध औषधीय विरासत को भेंट किया गया? ठीक है, मैं आंसर टिक कर देता हूँ एक बार। ठीक है, जिसको अगर आंसर से ही काम है, क्वेश्चन और आंसर से काम है, तो वो ठीक है, सीधा आंसर देख लेगा, नागौरी अश्वगंधा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, नागौरी अश्वगंधा की। ठीक है, तो नागौरी अश्वगंधा जो है, इसको जो है जीआई टैग मिला था। कब मिला था? जीआई टैग मिला था। और ये जीआई टैग मिला था, जीआई टैग मिला था, अरे यार, जीआई टैग मिला था। ठीक है, और ये जीआई टैग मिला था जनवरी में, जनवरी 2026 में। ठीक है, जनवरी 2026 में जो है जीआई टैग मिला था ये। ठीक है, और ये कृषि श्रेणी का जो है दूसरा जो है जीआई टैग है, जीआई उत्पाद है। ठीक है, कृषि श्रेणी का मैं पूरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुल जो है जीआई टैग है, ये नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, कुल जीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कृषि श्रेणी में, कृषि श्रेणी में, कृषि श्रेणी में दूसरा, कृषि श्रेणी में दूसरा। ठीक है, पहला कौन सा है? तो ये हो गया सोजत मेहंदी, सोजत मेहंदी। ठीक है, और दूसरा हो गया अपना नागौरी अश्वगंधा, नागौरी अश्वगंधा, नागौरी अश्वगंधा। शायद मैं गलत लिखा, नागौरी सही है। ठीक है, तो कृषि श्रेणी में अगर बात करें तो सोजत मेहंदी जो है ये पहले स्थान पे है, और दूसरे स्थान पे जो है नागौरी अश्वगंधा है। स्थान नहीं, मतलब दूसरा जो जीआई मिला है, जीआई टैग मिला है, वो नागौरी अश्वगंधा को मिला है। ठीक है, और अगर बात करें कि कुल राजस्थान की जीआई कितनी है, तो ये लगभग 22 है। ठीक है, कुल जीआई टैग जो है, कुल जीआई जीआई टैग टैग तो ये हो जाएंगे 22। ठीक है, कुल 22 जो है, 22 जो है जीआई टैग हैं। ठीक है, 22वां जो है नागौरी अश्वगंधा है। ठीक है, नागौरी अश्वगंधा का जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम। ठीक है, तो वैज्ञानिक नाम पता है आपको क्या है? यह है विथानिया, 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 विथानिया सोमनिफेरा, सोमनिफेरा, विथानिया सोमनिफेरा, विथानिया सोमनिफेरा जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, और ये नागौरी अश्वगंधा आपने सोचा एक काम क्या करती है? तो इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग लिख लो आप, उपयोग। वैसे ध्यान रखना चाहिए ना आपको थोड़ा सा कि यहाँ की नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है, तो क्या काम करती है? तो ये इम्यूनिटी सिस्टम जो है बढ़ाती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ाना, और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और तनाव मुक्त करती है, तनाव मुक्ति के लिए होती है। ठीक है, तनाव, तनाव मुक्ति के लिए, तनाव मुक्ति के लिए। ठीक है, इसका जो है उपयोग किया जाता है तनाव मुक्ति के लिए। ठीक है, आपको भी अगर कोई टेंशन है तो फिर देख लो आपको क्या करना है। ठीक है ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, व्यायाम करो बढ़िया से। ठीक है, और टेंशन किस बात की लेनी है, ये तो एक सफ़र है। सरकारी नौकरी तो मिल जाएगी आपको। ठीक है, बाकी सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी आप क्या चीज़ याद करोगे? मेन चीज़ तो यही याद करोगे कि हाँ, कि मैंने यहाँ बैठ के तैयारी की थी, मैंने इस कंडीशन में तैयारी की थी, बस तो यही है। ठीक है, तैयारी करो, निश्चिंत रहो। ठीक है, तनाव की लेने की कोई आवश्यकता है नहीं, इसका उपयोग करो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। ठीक है, G7 शिखर सम्मेलन की अगर बात करें, तो अभी जो ये G7 शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन जो हुआ, सम्मेलन ये कौन सा हुआ था? तो ये हुआ था 52वां। ठीक है, 52वां हुआ था, 52वां हुआ था। और कहाँ हुआ था 52वां? ये हुआ था फ्रांस के कहाँ पे? फ्रांस के एवियन शहर में, एवियन शहर में। ठीक है, और G7 का जो है, G7 का जो है 53वां, 53वां शिखर सम्मेलन जो होगा, ये होगा 2027 में, 2027 में होना है सर, और कहाँ हो सकता है, और कब हो सकता है? तो 2027 में होगा, और यूएसए में होगा। ठीक है, यूएसए में, यूएसए में, यूएसए में होगा। ठीक है, ध्यान रखना।
ठीक है। वैज्ञानिक नाम विथानिया सोमनिफेरा है। उपयोग जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और तनाव मुक्ति के लिए होता है। 52वां G7 शिखर सम्मेलन जो है फ्रांस के एवियन शहर में हुआ था। 53वां जो G7 का शिखर सम्मेलन होगा वो 2027 में यूएसए में होगा। ठीक है। बाकी नागौरी अश्वगंधा कुल मिलाकर राजस्थान की 22वीं जीआई धरोहर बन चुकी है और कृषि श्रेणी में सोजत मेहंदी के बाद राजस्थान का दूसरा कृषि जीआई उत्पाद है और जनवरी 2026 में जो है जीआई टैग मिला था। ठीक है। और बस ठीक है, इतना ही। बाकी बाकी आप देख लो कि होती कैसी है। तो ये जो है अश्वगंधा है। ठीक है। और ये अश्वगंधा पाउडर है। ठीक है। थैले वाले नहीं लाना है अपने को। ठीक है। ये ले आओ, पीस लो। बाकी ये पाउडर में तो आपको मिल जाएंगे पर लाने नहीं है। ठीक है। बाकी राजस्थान करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर पहले से ज़्यादा व्यवस्थित उपलब्ध होगी। एपिसोड वाइज आपको पीडीएफ मिलेगी। ये सब आपने देख लिया होगा। वेबसाइट बना रखी है, लिंक भी लगा दी मैंने। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। चैनल का जो बैनर है, बैनर के जो जो अपना सब्सक्राइब बटन है वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है। आपने देखा होगा कितना सुव्यवस्थित ढंग से जो अपनी टीम काम कर रही है। और टीम काम तो कर ही रही है, लेकिन साथ साथ आपको डेली अपडेट दे रही है कि क्वेश्चन आपको डेली मिल रहे हैं वहाँ पे। आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ। ठीक है। अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप बहुत पीछे हो अभी। एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करनी है। आप कितना ही कंटेंट पढ़ लो, कितनी ही थ्योरी पढ़ लो, जब तक आप एमसीक्यूज नहीं लगाओगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो वो किस तरीके से कर रहे हो। ठीक है। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ढंग से नहीं कर पा रहे हो तो आपका सारा पढ़ना बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपको कंटेंट फॉर्मेट में जो है नहीं मिलेगा वहाँ पे कुछ भी। मतलब आपका जो एग्जाम होगा वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। ठीक है। कंटेंट फॉर्मेट में नहीं होगा। तो आपको एमसीक्यू लगाने ही पड़ेंगे। अगर आप 50% भी अगर पढ़ाई करते हैं और फिर आप अगर एमसीक्यू लगा रहे हैं, टेस्ट लगा रहे हैं, तो आप काफ़ी विद्यार्थियों, काफ़ी बच्चों से जो है आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। क्योंकि टेस्ट ही है जो आपको बताता है कि आपकी तैयारी जो है वो सही दिशा में है या नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको सुव्यवस्थित ढंग से आपको क्लास मिल रही है, पीडीएफ मिल रही है और डेट वाइज जो है पूरा प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर रखा है कि हाँ इस डेट में जो है आपको एमसीक्यू मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल रही है और यहाँ पे जो है आपको लाइव क्लास जो है शेड्यूल मिल रहा है। ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आपको टैप करना है सिंपल सा और क्वेश्चन के जो है आंसर के जवाब देने हैं। टैप करते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सिंगल टैप में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है। तो एक बार आप लिंक पे विजिट करना और अपनी जो है वेबसाइट जो है एक बार चेक करना। ठीक है। वहाँ पे आपको ये सब मिल जाएगा। ठीक है। डेली लर्निंग, रिवीजन और प्रैक्टिस, तीनों ही जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब करते हैं अपन 22 जून का रिवीजन। ठीक है। वर्ष 2025 में योग संगम पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के 85 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने इस पोर्टल पर पंजीकरण कराया। बिल्कुल। इस उपलब्धि के साथ राजस्थान का देश में प्रथम स्थान रहा। बिल्कुल ठीक बात है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार द्वारा माउंट आबू का नाम बदलकर पुनः अबुराज किए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह निर्णय गुलामी के प्रतीकों को मिटाने और सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से लिया गया। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। और मुख्यमंत्री द्वारा आबूराज में 100 करोड़ रुपए से अधिक विकास के कार्यों के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ठीक है। इसे क्लीन एवं ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करने के ऊपर जोर दिया है। ठीक है। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान के राज्यपाल द्वारा हाल ही में कर्नल केसरी सिंह और आरपीएससी का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है? तो ये अनुच्छेद 316 एक ए के द्वारा जो है ये शक्ति प्राप्त है। और मैंने कल आपको दो नाम और बताए थे। तो दो नाम और बताए थे सदस्यों के, दो सदस्य थे उनके क्या क्या नाम है। ठीक है। तो वो नाम कमेंट करके मुझे बताना। विख्यात संगीतकार पंडित विश्व मोहन भट्ट द्वारा और सलीम विश्व मोहन भट्ट को हाल ही में अमृत रत्न अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। पंडित विश्व मोहन भट्ट किस वाद्य यंत्र के आविष्कार और प्रसिद्ध वादक हैं? ठीक है। तो मोहन वीणा के जो है ये आविष्कारक हैं और प्रसिद्ध वादक भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के अंतर्गत राजस्थान में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। ये ऑप्शन आपके सामने है। कमेंट करिए और कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए। ठीक है। कमेंट करना है इसका, कमेंट करो और आंसर बताओ। ठीक है। बाकी अपन मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना और वेबसाइट चेक करना मत भूलना। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है। अपन मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू।